देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, उस समय जिन्ना ने, मैंने पहले भी बताया कि जिन्ना ने माउंटबेटन के सामने सिर्फ एक कंडीशन रखी थी कि आपने हिंदुस्तान हमसे लिया था, हिंदुस्तान हमको वापस दो। जो संभव नहीं हो पा रहा था, तो उसने कहा कि हमको एक जमीन दे दो, हम बाद में हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। तो पाकिस्तान का निर्माण केवल वो सांप्रदायिक आधार पर नहीं हुआ, पाकिस्तान का निर्माण ही हिंदुस्तान को फतेह करने के उद्देश्य से हुआ। नाना प्रकार के षड्यंत्र वहां से चलते हैं और यहां पर जो उनकी सेल्स हैं, उनके एक्सटेंशन काउंटर्स हैं, वो सब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जो परिणाम भविष्य में होने वाला है, या तो हम शिवाजी हो जाएं और हिंदवी स्वराज की स्थापना करें, और या फिर हम मुगलिया शासन बढ़ने दें और उसको स्वीकार कर लें। यही दो में से एक हमको करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। सरकारों को ये बात दिमाग में रखकर काम करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आज की जो मोस्टली सरकारें हैं, वो उनके दिमाग में ये बातें हैं और उसको लेकर वो बहुत ज्यादा संजीदा हैं और एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि जहां पर आप हाथ रखते हैं, वहीं से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप करेंगे क्या? जहां जहां जो जो समस्या है उन पर हाथ रख रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा गंदगी हो चुकी है कि मुझे लगता है कि हमारे पास पावर कम या सोर्सेस कम है। जैसा भाई साहब बता रहे थे खुराना जी, कि हमारे पास फोर्स कम पड़ती जा रही है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम दोनों में से एक स्वीकार करना पड़ेगा। यही फाइनल रणनीति फाइनल हो सकता है, या तो शिवाजी का हिंदवी स्वराज स्थापित करिए या फिर मुगलिया शासन को स्थापित कर लीजिए। हिंदवी स्वराज्य की शपथ लेंगे तो भी एफआईआर हो रहे। दुबे जी, आप देख रहे कि न्यायालय और क्या क्या हो रहा है, तो स्थापना की दिशा में बढ़े हुए कदमों का क्या होगा? बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बात बिल्कुल ठीक है। जो विरोधियों के पास शस्त्र हैं वो तो चलाएंगे ही, और आपको और हमको रोकेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि ये भी जो आप कर रहे हो ना, ये भी तो एक शस्त्र है ना। हाँ। देखिए, मैं दो तीन शस्त्रों को मानकर चलता हूं। एक, इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग, ये शस्त्र है आज का। दूसरा, कानून एक हथियार है आज का। इन दो हथियारों का इस्तेमाल बखूबी करते हैं ना। जब अगर हम कर रहे हैं तो सामने से भी वार आएगा, लेकिन हम दोनों को ही लड़ना ही पड़ेगा और दृढ़ता से उसके सामने रखना पड़ेगा। उसके लिए कोर्ट कचहरी, दुनिया भर के मुकदमेबाजी, ये एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। बस इतना ही है कि हम कितना आगे बढ़ पाते हैं और कब डर कर पीछे भागते हैं, यहीं पर क्रिटिकल स्टेज है। तो मुझे लगता है कि हम सबको वो करना ही पड़ेगा और इन प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और बाकी बातें जो टीवी पर नहीं हो सकती वो भी करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस समय संविधान बना हमारा, हाँ, तो संविधान बनते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, मुस्लिम लीग बनाकर पाकिस्तान बन गया था, तो उनके सदस्यों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह देने की आवश्यकता क्या थी? और अगर उनको जगह मिल गई थी तो वो अपना रोल प्ले कर गए थे ना उसी दिन, की कॉन्स्टिट्यूशन उनको मालूम है भविष्य का हथियार बनेगा, उनको मालूम है कि कानून भविष्य का हथियार बनेगा। इसलिए 1947 में ही 1950 तक वो अपना रोल प्ले करते रहे, और करने के बाद वो पाकिस्तान जाते रहे। आप सोचकर देखो कि मौलाना आजाद जो कि अरबी व्यक्ति था, मतलब अरब में जिसका जन्म हुआ, वो हिंदुस्तानी मुसलमान भी नहीं था, और वो मदरसे के अलावा कहीं पढ़ा नहीं, उसको हमने पहला एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था। और उसने लंबे समय तक वो काम किया। उसकी जो अपनी बायोग्राफी है, उसको जब बाद में उसका लास्ट चैप्टर खुला है, जब एक्सप्लेन हुआ, तो मालूम पड़ा कि उनका ब्लूप्रिंट क्या था। तो ये ब्लूप्रिंट तो जिन्ना के समय से अभी तक चला आ रहा है, और इन हथियारों को उनको मालूम है कि ये हथियार भविष्य में इस्तेमाल होंगे। इसलिए इन हथियारों को कैसे कमजोर किया जाए और कैसे सामने वाले को फंसाया जाए, ये तो 47 में ही पॉलिसी बना ली थी उन्होंने। और मैं आपको बताऊं, ये कोई नई बात भारत में नहीं हो रही, ये तो 47 बल्कि 42 से लगातार हो रही है, 1942 से लगातार चल रही है। पाकिस्तान बनने के निर्माण में भी ये प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से भारत में लोग रोके गए। उस पर हम लोग, एक शो आपका था जिसमें सलमान खुर्शीद की पूरी चर्चा हुई थी कि उनके परिवार के कितने लोग पाकिस्तान चले गए और कितने लोग हिंदुस्तान में रह गए। हम लोगों ने उस समय ये भी चर्चा की थी कि पार्लियामेंट में उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग रोके गए थे। बाद में धीरे धीरे करके वो पाकिस्तान जाते चले गए, अपना उद्देश्य यहाँ पर पूरा करके। जैसे जैसे वो जो करवाना चाहते थे संविधान में, सेकुलरिज्म डालना चाहते थे या माइनॉरिटी स्टेटस डालना चाहते थे और बहुत सारी चीजें, वो सारा करवाकर यहां से वापस चले गए। और फिर भारत में वो गेम सिर्फ एक जगह पर रुका था कि पॉपुलेशन कैसे बढ़े। अब चूंकि सैचुरेटेड पॉपुलेशन देश में हो गई है अब उनकी, इसलिए अब वो पूर्ण रूप से गेम खेलना शुरू कर दिया है।
और मुझे लगता है कि अब जो है ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी चैलेंज भारत के सामने है। और अब अगर अभी भी हम ना सुधरे और अभी भी लॉ एंड ऑर्डर को हमने सही से मेंटेन ना किया और इन पर बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाइयां न की, तो मुझे लगता है कि भारत संकट में जा चुका है। अब इसको कैसे रोका जाएगा, ये सरकारी स्तर पर, लोगों के स्तर पर, जनता के स्तर पर, हम सभी को इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन ये पूरा नेक्सस पकड़ने की आवश्यकता है। इस एक संगठन या दो संगठन इसमें नहीं है। आप देखते होंगे कि एक संगठन का नाम आता है कानपुर दंगा, आपने सुना होगा, एक संगठन का नाम आया, फिर एक सीरीज ऑफ संगठन का नाम आता है, और ऐसे ही पूरे देश में आ रहा है। वो भले ही लीडिंग पीएफआई हो, लेकिन उसने बहुत सारे और ग्रुप्स भी बना रखे हैं और देश में वो पूरा का पूरा उन्होंने जाल बिछा कर रखा हुआ है। इसलिए ये जो मुद्दा है ये आप उठाते हैं, इसके अतिरिक्त मुझे लगता है पूरे देश में इसको कड़ाई से उठाना चाहिए और इस पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए, तभी कुछ